नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और फिलहाल जो हम अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3 पार्ट इंडियन हिस्ट्री के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है एंशियंट, देन फिर मीडिएवल, और फिर तीसरा पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मॉडर्न, इट मीन्स आधुनिक भारतीय इतिहास। और ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट के टाइम पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 2350, इट मीन्स 2350 से लेकर 2350 से लेकर 612 तक का जो इतिहास, 712 तक की जो हिस्ट्री है वो कहलाती है एंशियंट। और फिर जो मीडिएवल है वो 712 से 1206 यानी 1206 तक की हिस्ट्री है। 712 से 1707, इट मीन 1707 तक की हिस्ट्री जो है वो मीडिएवल है। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो 707 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये जो तीनों सेक्शन है ना, इन तीनों सेक्शन को अकॉर्डिंग टू टाइम हमें ध्यान में रखना है। और हर एक सेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इतनी ही बात है, इतनी ही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इतनी चीज़ें आप लोग याद रख लें कि तीनों सेक्शन, उनके टाइम और उनके सारे टॉपिक। और फिर टॉपिक के अंदर की चीज़ें याद कराना मेरा काम होगा। मैं आप लोगों को जब भी कोई टॉपिक कराऊंगा तो मैं उसको इतना रिवाइज करवाऊंगा कि वो टॉपिक आपको अपने आप याद हो जाएगा, या आपका माइंड खुद ही उन चीज़ों को अपने आप क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। पर सबसे पहला काम जो आप लोगों का होगा वो यही होगा कि आप तीनों सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनको याद रख लें। पहले काम ये कर लें कि ये टॉपिक है, ये एंशियंट का है, ये मीडिएवल का है, और उसका जो टाइम पीरियड है विथ टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे मैं अगर मौर्यों की बात करूं तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा मौर्य डायनेस्टी, तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि मौर्य डायनेस्टी इज रिलेटेड टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड द रूलिंग पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज 321 से लेकर 187 या 183 बिफोर क्रिश्चियन ईरा, यानी कि 321 से लेकर 183 BCE तक का शासन किसका रहा, मौर्य डायनेस्टी का रहा। बस इतनी चीज अगर याद है ना तो आप लोग खुद ही आपका माइंड कैच कर लेगा कि इस डायनेस्टी के 3 सबसे महान शासक हुए हैं कौन कौन से, इन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। और फिर अगर हम एक की बात करेंगे तो सारे पॉइंट आपके माइंड में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस या ये आंसर्स क्लियर होने लग जाएंगी, सारी बातें क्लियर होने लग जाएंगी। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि क्या हुआ, जैसे इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या है। तो एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। इसके अलावा कौटिल्य ने एक बुक लिखी, उसमें उनके बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर। उनके समय पर सेल्यूकस निकेटर ने 305 में एक युद्ध किया था, एक अटैक किया था, जिस युद्ध के तहत फिर एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अपने आप क्लियर होने लग जाएगी। क्लियर। और किस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो फिर आप लोग उस मुद्दे पर चले जाएंगे कि उस समय पर एक जैन काउंसिल हुई थी, जैन रिलीजन में एक डिस्प्यूट हुआ था, और एक बड़ा सा अकाल या एक सूखा पड़ा हुआ था, मगध में सूखा पड़ा था। तो वो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होने लग जाते हैं। बस एक हल्की सी लिंक जुड़ना चाहिए, एक लिंक मिल जाए अगर आपको, तो आपका माइंड ही सारे पॉइंट्स को क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा। और वो लिंक जो है वो लिंक आप लोगों को मिलेगी विथ टाइम से ही लिंक मिल सकती है। चलिए फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं मीडिएवल यानी मध्यकालीन, और टाइम बता चुका हूँ। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक का, 712 से लेकर 1707। और इसमें भी एक पीरियड होता है अर्ली मीडिएवल 712 से 1206 तक, 1206 तक का, वो हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। देखिए अर्ली मीडिएवल जो पीरियड रहा है उसके 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है मुस्लिम रिलीजन यानी मुस्लिम धर्म के बारे में, या मुस्लिम धर्म कैसे स्टेब्लिश हुआ, कब स्टेब्लिश हुआ, कहाँ हुआ और किसने स्टेब्लिश किया। वो सारी चीजें हमने पहले टॉपिक में पढ़ी, जिसमें हमने मुस्लिम धर्म के बारे में हल्का सा डिस्कस किया। देखिए डीप में नहीं कि हमेशा कोई PhD लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे SSC स्टेट लेवल के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारे हमारे क्लियर हो जाएं, या वो पॉइंट क्लियर हो जाएं उस टॉपिक से रिलेटेड, उतना ही हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के पूरी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर ले रहे हैं। हमारा ऐसा टारगेट नहीं है। हम सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, और हमारे एग्जाम में जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उस लेवल का हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ, मुस्लिम धर्म कैसे बना है, कहाँ बना है, वो सारे पॉइंट हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, जिसमें अल्लाह या फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, फिर उनके बाद खलीफा, और छोटे छोटे पॉइंट जैसे मुस्लिम धर्म के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं, जकात क्या होता है, जजिया क्या होता है, समझ गए ना। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर गौर किया था। इसके बाद फिर जो अर्ली मीडिएवल पीरियड में ही
हमारे देश पर जो मुस्लिम्स के इन्वेजन्स हुए, मुस्लिम्स के आक्रमण जो हुए हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और धन की लूटपाट करने के लिए, और तीसरा एम्पायर बिल्ड करने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए, तो वो सारी चीजें भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस की। और फिर हमने लेक्चर 3 में ही डिस्कस किया, लेक्चर 3 में ही जो अर्ली मीडिएवल पीरियड से ही रिलेटेड था, और उसमें हमने बात करी कि उस समय की इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन और इंडिया में रूल करने वाले कुछ छोटे छोटे वंश। तो भारत में उस समय पर कुछ छोटे मोटे वंश रूल किया करते थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात साइड या मध्य भारत में शासन करता था। जो आज का गुजरात और मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश शासन करता था। उन्हीं लोगों की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। और फिर दूसरे नंबर पे हमने बात किया पाल वंश, जो बंगाल वाले रीजन में, जो आज का बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, वहां पे एक वंश हुआ करता था पाल वंश। पाल वंश बना था गोड़ वंश, एक बंगाल में चला करता था गोड़ वंश। शशांक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शशांक गोड़ वंश का ही एक शासक था जिसने हत्या करवाई थी मालवा के शासक मालवा के शासक की, जो दामाद हुआ करते थे या जो सन इन लॉ हुआ करते थे किसके, वर्धन डायनेस्टी के शासक प्रभाकर वर्धन के, है ना, और उन्हीं का पुत्र हुआ हर्षवर्धन। तो वो हमने डिस्कस किया, मालवा के शासक की हत्या करवाई थी शशांक ने। तो शशांक गौड़ वंश का शासक था, और फिर गौड़ वंश का धीरे धीरे पतन हो गया और बंगाल में काफी अराजकता फैल गई। और उसी अराजकता के बाद बंगाल के लोगों ने ही एक ऐसे लीडर को चुन लिया जो उनकी समस्याओं को हल करने लगा, और उसी व्यक्ति का नाम था गोपाल। गोपाल ने ही स्टार्ट किया पाल वंश। पाल वंश में एक सबसे महान शासक हुए धर्मपाल, उनके बारे में हमने डीप में या हल्का हल्का सा डिस्कस किया। डीप में का मतलब हल्का हल्का सा डिस्कस किया। अगर हम बोल रहे हैं किसी शासक का डिस्कस किया हल्का हल्का, मतलब उन्हीं के बारे में डिस्कस किया, बाकी रूलर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। जो इंपोर्टेंट रूलर्स है ना, जिनके समय पर कुछ हुआ है या जिन्होंने कुछ किया है, कुछ अलग हटके हुआ हो, उन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक डायनेस्टी में तो कई शासक होते हैं, उन सारे शासकों के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो और इसके अलावा उसी पीरियड में हमने, उसी टॉपिक में हमने और भी कुछ डायनेस्टी, जो राजपूत किंगडम, जब इन दोनों डायनेस्टीज का डिमोलाइजेशन हो गया, खासतौर से गुर्जर प्रतिहारों के का, तो उन्हीं के कुछ फिड्यूटरी हुआ करते थे, उन्हीं के कुछ सामंत हुआ करते थे, वेसल्स हुआ करते थे, जो उभर कर सामने आने लगे, और उन्हीं को हम कहते हैं राजपूत किंगडम्स। उस समय राजपूत टर्म यूज नहीं की जाती थी उस टाइम पीरियड में, ये राजपूत टर्म बाद में आई है। और बाद में ये बताया गया है कि राजपूतों की 36 शाखाएं थी, 36 शाखाएं हुआ करती थी राजपूतों की, जिन्होंने रूल किया है नॉर्दर्न इंडियन वाले पार्ट में। अब देखिए, उनमें से हमने 8 किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया है, जो उत्तर भारत वाले रीजन में छोटे मोटे क्षेत्र में रूल करते थे। अब ये कौन कौन से थे, तो इनमें थे, हालांकि बार बार रिपीट कर चुका हूं ताकि आपके माइंड में उनके नाम क्या हो जाए, फिट हो जाए। अब इनमें हमने डिस्कस किया है जैसे चालुक्य या सोलंकी ऑफ गुजरात, इसके अलावा चंदेला ऑफ बुंदेलखंड, जेजाक भुक्ति, तीसरा है मालवा के परमार, चौथी डायनेस्टी रही है कलचुरी डायनेस्टी, पांचवी रही है चहमान डायनेस्टी, छठी डायनेस्टी रही है, अगर हम बात करें तो गढ़वाल डायनेस्टी, जिनकी कैपिटल अगेन कन्नौज थी। और फिर 7वीं डायनेस्टी में हमने बात करी है तोमर डायनेस्टी। तोमर में से एक ही क्वेश्चन आता है कि तोमर वंश के जो संस्थापक थे अनंगपाल, उन्होंने ही स्थापित किया था कौन सा शहर, दिल्ली। तो दिल्ली के संस्थापक कौन थे, अनंगपाल तोमर, जो तोमर वंश के फाउंडर रहे हैं। उस वंश में 3 अनंगपाल नाम से शासक हुए, क्लियर। और फिर आखिरी में हमने डिस्कस की सबसे इंपोर्टेंट, सबसे महान राजपूत किंगडम, जिसे हम जानते हैं सिसोदिया डायनेस्टी के नाम से, सिसोदिया वंश के नाम से। और सिसोदिया वंश के ही फाउंडर रहे राणा हम्मीर सिंह। उस जगह पर, जिस जगह पर ये रूल करते थे, उस जगह को कहा जाता मेवाड़। और मेवाड़ में पहले चला करती थी गिलोत या घेलोत डायनेस्टी। घेलोत डायनेस्टी का 1303 में जब अटैक किया था, अभी पिछली क्लास में पढ़ा है हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में हमला कर दिया, अपना अभियान किया राजस्थान में, तो वहां पे मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की हत्या कर दी गई, और उनके जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे उन सबकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, सिवाय एक बच गया था। और उसी से फिर एक नई डायनेस्टी बनकर उभर कर खड़ी हो गई, जिसको हम बोलते हैं सिसोदिया डायनेस्टी, जो बिलोंग करते थे एक सिसोदा नामक विलेज से, इसीलिए उनके जितने भी पुत्र हुए वो सब सिसोदिया कहलाए। और फाउंडर रहे राणा हम्मीर सिंह। हम्मीर सिंह के बाद उनके वंशज आते रहे, और ये डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो शासन करते रहे। ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि इस वंश के अभी भी राजा लोग जो है मेवाड़ के राणा कहलाते हैं। इन्हीं शासकों में 13वें नंबर के शासक आए हैं, 13 नंबर के शासक आए हैं, जो सबसे महान शासक कहलाते हैं सिसोदिया वंश के, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। और उसके अलावा भी या उनके अलावा भी इस वंश के 3 और शासकों के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक राणा हम्मीर सिंह, राणा कुंभा और राणा सांगा। राणा कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ किला बनवाया था, समझ गए ना, तो राणा कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया और गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले में उन्होंने एक विजय स्तंभ या विक्ट्री सिंबल भी बनवाया था, क्लियर। तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा, विक्ट्री सिंबल बनवाने वाले शासक कौन थे, राणा
कुंभा, तो राणा कुंभा ने ही विक्ट्री सिंबल बनवाया था। और फिर एक इंपोर्टेंट रूलर आते हैं राणा सांगा, जो काफी महान और वीर योद्धा माने जाते हैं। उनका एक हाथ, एक पैर और उनकी एक आंख भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने 100 युद्ध लड़े और 100 युद्धों में सिर्फ एक युद्ध वो हारे थे, क्योंकि हुआ था बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा, जिसमें उनकी हार हुई थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, हम गौर करते हैं चौथे टॉपिक की, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इसमें भी हमने अभी तक 2 डायनेस्टी डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश स्थापित किया था, और गुलाम वंश ने रूल किया था 1206 से लेकर 1290 तक, 1290 तक, जिसके अंतिम जो शासक थे गुलाम वंश के वो रहे थे शमसुद्दीन कैमूर्स। और कैमूर्स को ही मार कर, कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने स्टेब्लिश कर दिया था खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। और खिलजी वंश सबसे कम समय तक रूल करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश रहा, जिसने लगभग 30 साल तक शासन किया। और खिलजी वंश के ही आखिरी शासक रहे मुबारक खिलजी, जिनका एक काफी ज्यादा बड़ा स्लेब हुआ करता था, काफी उससे प्रेम उनका लगा हुआ करता था उस स्लेब से, उस गुलाम से, जिसका नाम था खुसरो या नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उसका नाम तो एक्चुअल में खुसरो था, लेकिन उसे टाइटल दिया गया था खुसरो। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू था, मूल रूप से वो हिंदू था, उसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था मुस्लिम रिलीजन में। तो वो जो था ना, वो मुबारक खिलजी का एक काफी ज्यादा बड़ा स्लेब था, और मुबारक खिलजी उससे काफी प्रेम करते थे, काफी उसके प्रति उनका अफेक्शन था। और चूंकि हम बोल चुके हैं कि मुबारक खिलजी एक बाइसेक्सुअल पर्सन थे, क्लियर, दैट्स व्हाई ही वाज हिज पार्टनर, वो उनका एक पार्टनर हुआ करता था, और उस पर काफी ट्रस्ट था। और एक समय ऐसा आ गया था कि मुबारक खिलजी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, एक सेकंड भी उससे अलग नहीं हो सकते थे। इसी बात का, यानी वो पूरी तरह डिपेंड हो चुके थे किस पर, खुसरो शाह पर। इसी बात का फायदा उठाया खुसरो शाह ने, और मौका पाकर मुबारक खिलजी की अपने सैनिकों के द्वारा हत्या करवा दी। और फिर उसकी हत्या करवाने के बाद खुसरो शाह ही क्या बन गया, सुल्तान बन गया। लेकिन खुसरो शाह जब शासक बना, ऑब्वियसली ये बात लोगों को पता थी कि मूल रूप से मुस्लिम नहीं है, और उसने कुछ ऐसे कार्य करना शुरू किए, दैट्स वाई जो आसपास के जो भी बेसल्स थे या फिड्यूटरी हुआ करते थे खिलजियों के, उसके खिलाफ खड़े हुए, और उसे गद्दी से हटाने का एक पूरा अभियान जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। वो स्टार्ट हो गए और फिर तुगलक डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई, वो सारी चीजें हम शुरू करते हैं। तो उन्हीं में से एक फिड्यूटरी था जो पंजाब वाले रीजन में रूल किया करता था। जब खुसरो खान शासक बना या खुसरो शाह शासक बना, तो आसपास के जो सामंत थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, और दिल्ली के भी जो अमीर थे, दिल्ली के भी जो मलिक थे या जो ऑफिसर्स थे, जो खिलजियों के ऑफिसर्स थे, खिलजियों के अधिकारी थे, जब उन्होंने देखा कि खुसरो ने खिलजी के वंश के सभी लोगों की हत्या करवा दी है और उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, तो फाइनली उन्होंने हेल्प मांगी सिंध में या पंजाब में उनके जो गवर्नर थे खिलजियों के, उनसे, और उन्हें कहा कि इस तरह से ये खुसरो शाह जो है खिलजी के परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहा है और ये शासक बन गया है। तब पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम था, या पंजाब नहीं, दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था एक, जिसका नाम था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, उसने और भी कई सामंतों को इकट्ठा किया, एक फोर्स स्टेब्लिश की और अटैक कर दिया किस पर, दिल्ली पर। और दिल्ली पर अटैक करके उसने खुसरो शाह की या खुसरो खान की हत्या कर दी, और फिर स्टेब्लिश कर लिया कौन सा वंश, तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। अब देखिए ये जो नाम है ना तुगलक वंश, इसका कोई ऐसा प्राचीन कोई वो नहीं है, मूल नहीं है। जैसे खिलजियों की बात करें तो वो 200 साल से अफगानिस्तान में रह रहे थे, और वो मूल रूप से तुर्की एक जनजाति होती है, खिलजी एक तुर्किश जनजाति का नाम होता है, समझ गए ना। गुलाम या ममलूक की बात करें तो वो गुलाम होते हैं, लेकिन ये तुगलक एक सरनेम है, ये सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति के नाम पर ये डायनेस्टी शुरू हुई थी, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। क्लियर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी, और सबसे पहला ही प्रश्न ये पूछा जाएगा आप लोगों से, पहला ही क्वेश्चन ये आएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो आंसर क्या होगा, तुगलक वंश ही था, जिसने सबसे लंबे समय तक रूल किया है। और इस वंश ने रूल किया है 1320 से 1414, इट मींस 1414 तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। इट मींस कि अगर हम टाइम देखें तो 80 ईयर ये और 14 ईयर ये, इट मींस कि 94 ईयर तक रूल किया है किसने, तुगलक डायनेस्टी के शासकों ने या तुगलक डायनेस्टी ने। चलिए तुगलक वंश ने। अब कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर गौर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है, अब जब भी आप कोई कैपिटल पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ध्यान में रखना होता है। जब भी आप कोई डायनेस्टी पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होता है। जैसे पहला ही पॉइंट आता है टाइम का, तो टाइम क्लियर हो गया, कब से कब तक का है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कैपिटल यानी कि राजधानी क्या थी।
तो जो कैपिटल थी वो वही थी, इट मींस नाम से ही क्लियर है, कैपिटल आप लोगों को पता चल गया है, कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी। हालांकि इसी वंश के एक शासक होंगे सेकंड नंबर के, जिनका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक, या जो जोना खान के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे पागल या मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इंसेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज मुबारक, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। और वो क्या करते हैं, कैपिटल को दिल्ली से ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ, देवगिरी। देवगिरी बताया था ना अभी, डिस्कस कर रहे थे, देवगिरी जो महाराष्ट्र की कैपिटल हुआ करती थी, वहां पे अटैक करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे अटैक किया था लगभग 1296 में। सबसे पहले वहां पे 1293 में ही अटैक कर दिया था जलालुद्दीन ने, और वहीं के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव, उनके साथ ट्रीटी कर ली थी और फ्रेंडशिप हो गई थी। बट अलाउद्दीन ने फिर अटैक करा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में धन संपत्ति सोना चांदी है। दैट्स व्हाई ही अटैक अगेन इन 1296, और उन्हीं की पुत्री को लेकर वो चला गया था, और काफी ज्यादा अमाउंट वहां से लूट कर चला गया था अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव से। तो इसी देवगिरी को कैपिटल बना लिया था मुबारक खिलजी ने, और देवगिरी का नाम भी चेंज करके कर दिया था दौलताबाद। क्लियर। हालांकि ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया वहां पर, और वापस आ गए दिल्ली, और पुनः अपनी कैपिटल किसे बना लिया, दिल्ली को। तो ध्यान रखिएगा, तुगलकों के समय राजधानी क्या रही है, दिल्ली रही है, दिल्ली सल्तनत की। अब दूसरा ही क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज का, और आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत के समय सामान्य जो भाषा है वही चल रही है, इट मींस पर्शियन या फारसी, यानी कि लैंग्वेज क्या है, पर्शियन। इट मीन फारसी ही भाषा है जो यहाँ पर ऑफिशियल थी, यानी आधिकारिक तौर पर चला करती थी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पर्शियन है। और ऐसा है कि मुगलों के समय पर भी पर्शियन ऑफिशियल रहेगी। हालांकि सामान्य जो बोलचाल की भाषा होगी ना, वो होगी वहां पर तुर्की भाषा सामान्य बोलचाल की होगी, और ऑफिशियल लैंग्वेज होगी फारसी। तो फारसी ही ऑफिशियल चलती है मुगलों के टाइम पर भी। और तीसरे नंबर पे हमें देखना होता है रिलीजन या धर्म। तो सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम धर्म बोल के निकलना नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, समझे। क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए दिल्ली सल्तनत के समय साम्राज्य का धर्म क्या था, स्टेट का धर्म क्या था। यहाँ स्टेट का धर्म है। आज के समय हम अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए स्टेट का क्या धर्म है, इंडियन स्टेट का, भारत का या इंडिया का क्या धर्म है, तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म या जैनिज्म या बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिज्म, क्या धर्म है हमारे स्टेट का। तो हम बोलेंगे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई धर्म है ही नहीं। तो हमारे देश का आज के समय अगर जो स्टैंडर्ड है, जो तमगा है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का है। राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है हमारे देश के अंदर। क्लियर। चलिए, लेकिन उस समय रिलीजन हुआ करता था, और रिलीजन आप लोग समझ ही गए मुस्लिम होगा, लेकिन मुस्लिम कह के निकलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी आपको फिर कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि मुस्लिम भी दो हैं, एक सिया और सुन्नी। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं बार बार कि सुन्नी ज्यादा होते हैं, सिया कम होते हैं। सुन्नी ज्यादा होते हैं, सिया कम होते हैं। सुन्नी वो होते हैं जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं, और सिया वो होते हैं जो अली को पहला खलीफा मानते हैं। और कुछ और भी उनके अंदर बेसिक प्रिंसिपल के मामले में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो सब हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिलीजन जो था ना वो सुन्नी था, ये बात अब ध्यान रखिएगा। SUNNI, सुन्नी वाज द स्टेट रिलीजन। उस समय जो धर्म हुआ करता था वो सुन्नी धर्म हुआ करता था, ना कि सिया। हालांकि बीच में कभी मुगलों के समय सिया भी आएगा, क्योंकि जो हुमायूं है वो सुन्नी से सिया में चेंज हो गए थे बीच में। क्लियर। ईरान के शासक के प्रभाव में आकर, क्योंकि ईरान एकमात्र, या ईरान और इराक ही दो ऐसे देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा सिया कम्युनिटी रहती है, और बाकी मैक्सिमम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें कौन से लोग रहते हैं, सुन्नी। खासतौर से ईरान इराक में ही पाए जाते हैं सिया कम्युनिटी के लोग। तो वहीं ईरान के शासक के प्रभाव में आकर, क्योंकि वो उनकी हेल्प की जरूरत थी, तो उनके कारण ही उसने सिया धर्म स्वीकार कर लिया था। क्लियर। चलिए, कुछ और मुद्दों के ऊपर देख लेते हैं फटाफट। द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत बिफोर 1320। 1320 से पहले दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन हुआ करता था, खिलजी वंश का। द लास्ट रूलर खुसरो खान या खुसरो शाह वाज अ हिंदू slave who had been forcibly converted to Islam and served to the Delhi Sultanate as the general of its army for many years। तो उस वंश का जो आखिरी व्यक्ति रहा वो खुसरो खान था, जो फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम धर्म में।
जो दिल्ली सल्तनत में ही एक ऑफिसर यानी कि एक सेनापति की पोस्ट पर उसने कई वर्षों तक काम किया और फाइनली वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। खुसरो खान एलोंग विथ मलिक काफूर, तो खुसरो खान और मलिक काफूर दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कई सारे हिंदू शासकों को लूटा है, हिंदू किंगडम्स के ऊपर अटैक किए हैं और उसे खिलजी साम्राज्य में क्या किया है, शामिल किया है। तो एक बार वो पढ़ लेते हैं। खुसरो खान एलोंग विथ मलिक काफूर हैड लेड न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन ऑन बिहाफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोल दिया मैंने आप लोगों से कि खुसरो खान एलोंग विथ मलिक काफूर हैड लेड न्यूमरस military campaign on behalf of Alauddin Khilji to expand the Sultanate and plundered non-Muslim kingdoms in India. Clear? After Alauddin Khilji's death from illness in 1316, तो 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई अपनी बीमारी या इलनेस के कारण, देन क्या हुआ? A series of palaces arrests and assassination followed with खुसरो खान कमिंग टू पावर इन जून 1320। तो इसके बाद क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका जो महल हुआ करता था ना, उसे अरेस्ट कर लिया गया और उनके परिवार के लोगों को मारने की एक श्रृंखला शुरू हो गई, उनके ऊपर अत्याचार की एक सीरीज स्टार्ट हो गई और फिर आखिरकार फाइनली राजा बने या सुल्तान बने खुसरो खान 1320। और वो सारी किस्से आप लोगों को क्लियर है ही है कि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो मलिक काफूर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है एम्पायर पर। वैसे भी उसका कंट्रोल ही था, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 4 साल पहले से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट था वो नियंत्रण करता था मलिक काफूर, वही चलाता था। और मलिक काफूर ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने वाली है तो उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई और अलाउद्दीन खिलजी का जो सक्सेसर था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र खिज्र खान अगला शासक बनेगा, तो उसने क्या किया, मलिक काफूर ने खिज्र खान को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया और एक प्रकार से जो है बुलाया सभी खिलजियों को और खिलजियों के जितने ऑफिसर्स थे उन सबको बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में उसने कहा कि जो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र है सुखाबुद्दीन, या जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को सुखाबुद्दीन, वो अगला शासक बनेगा और मैं उसका रीजेंट बनूंगा, इट मीन संरक्षक बनूंगा। और ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने ना तो ना किया ना हाँ किया, बस वो खामोश रहा और खामोशी को ही उसकी हाँ मान लिया गया। और फाइनली क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की अगले ही दिन 3 या 4 जनवरी 1316 को डेथ हो गई उस मीटिंग के बाद। और फिर सिहाबुद्दीन नामक उनके सबसे 6 साल के पुत्र को ही शासक बना दिया गया और उसका रीजेंट बन गया, उसका संरक्षक बन गया मलिक काफूर। इन्हीं का एक 16-17 साल का एक लड़का और हुआ करता था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी को भी कैद कर लिया गया था, उन्हें भी बंदी बना लिया गया था, उनके ऊपर भी काफी अत्याचार मलिक काफूर कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। अब क्या हुआ कि यहां पर यह घटना हुई कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बॉडीगार्ड हुआ करते थे, कुछ उनके अंगरक्षक हुआ करते थे। उन्हें मलिक काफूर की ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग और ये जो वो कर रहे थे वो अच्छा नहीं लगा और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, मलिक काफूर की ही हत्या कर दी। और मलिक काफूर की हत्या करने के बाद मुबारक शाह खिलजी को कैद से आजाद कर दिया। मुबारक खिलजी जब आजाद हुआ तो सबसे पहले ही काम उसने ये किया कि वो संरक्षक बना सिहाबुद्दीन का, और संरक्षक बनने के बाद उसने सिहाबुद्दीन और उसकी मां दोनों की हत्या करवा के वो शासक बन गए। और वो शासक बन गए 1316 में, रूल करता रहा 1320 तक। लेकिन चूंकि वो बाइसेक्सुअल था इसलिए उसका एक पार्टनर बन गया खुसरो खान, और खुसरो खान से उसका इतना ज्यादा प्रेम हुआ कि वो उसी के ऊपर डिपेंड हो गया। इसी बात का फायदा उठाया खुसरो खान ने और खुसरो खान ने हत्या कर दी किसकी, मुबारक शाह खिलजी की, और वो अगला शासक बन गए। खुसरो खान के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म की किसी फाइटर क्लास से बिलोंग किया करता था। देखिए, आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम इलनेस इन 1316 सीरीज ऑफ places arrests and assassination followed with Khusro Khan coming to power in June 1320 after killing Licentius, son of Alauddin Khilji, Mubarak Khilji, initiating a massacre of all the members of Khilji family and reverting from Islam। तो क्या हुआ कि 1320 में सबसे पहला ही काम खुसरो खान ने क्या किया कि उनका जो लिसेंटियस पुत्र था, यानी जो अश्लील पुत्र हुआ करता था मुबारक खिलजी, इसके बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके दरबार में आ जाया करता था, या वो नग्न या निर्वस्त्र होकर भी दरबार में आ जाया करता था, या उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं को नेकेड करके उनकी जो है यात्रा कराता था अपने किले की दीवारों पर, है ना। और जो मलिक होते थे, जो आमिर होते थे, उनके ऊपर यूरिन कराता था। तो ये सारी उसकी कुछ अश्लील या लिसेंटियस एक्टिविटीज उसके द्वारा की जाती थी। इतिहासकार उनके बारे में ये जानकारी देते हैं। तो क्या हुआ
कि उसकी हत्या करके, मुबारक खिलजी की हत्या करके खुसरो खान अगला शासक बन गया। और जितने भी मेंबर्स वगैरह या सक्सेसर्स वगैरह थे उन सबको उसने मारना शुरू किया और रिवर्टिंग हो गया इस्लाम से हट गया और दूसरे धर्म यानी जैसा वो हिंदू धर्म का था धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लग गया। इसी बात की रिपोर्ट कर दी किसने? हाउएवर ही लैक्ड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑफ द खिलजी। तो या दिल्ली सल्तनत के जितने भी अमीर थे, जितने भी सहायक थे, ऑफिसर्स थे, वो इस बात से या उससे संतुष्ट नहीं थे, उसके प्रति उनका जो है सपोर्ट नहीं था। क्लियर? देन क्या हुआ? दिल्ली से एरिस्टोक्रेसी इनवाइटेड गाजी मलिक, देन गवर्नर इन पंजाब, अंडर द खिलजीज टू लीड अ कोप इन दिल्ली एंड रिवोक खुसरो खान। तो क्या हुआ कि उन्होंने इनवाइट किया किसे? गवर्नर को, जिसका नाम था गाजी मलिक, पंजाब के गवर्नर को। और वो आए जो किसके कंट्रोल में काम कर रहे थे? अंडर द खिलजीज, खिलजी के ही कंट्रोल में काम कर रहे थे वो आए और उन्होंने अटैक किया और फाइनली खुसरो खान को हराकर उसकी हत्या करके इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर लिया। यहां तक तो हमने बात कर ली एक बैकग्राउंड की कि आखिर तुगलक डायनेस्टी कैसे स्टेब्लिश हुई। गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है, वो पंजाब के दीपालपुर या दीपालपुर नामक स्थान के ही गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने ही हत्या कर दी थी किसी? खुसरो खान की। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक एक रूलर को स्टार्ट करेंगे और पहले ही रूलर हमारे होंगे गयासुद्दीन या गियासुद्दीन तुगलक, जिनकी उपाधि गाजी भी है। गाजी का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, गाजी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हत्या करता है, जो मारता है किसको? अ पर्सन हु किल्ड, ऐसा व्यक्ति जो हत्या करे, मारे किसे? काफिरों को। अ पर्सन हु किल्ड काफिर, काफिर का मतलब ही होता है नॉन मुस्लिम। तो ऐसा व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम्स की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गाजी। गाजी का मतलब द पर्सन हु किल्ड नॉन मुस्लिम्स। क्लियर हो गई होगी बात, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम स्टार्ट करेंगे पहले शासक से, जिनका नाम है गियासुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक।